बचपन से ही जीके की क्लास में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में 4 फैक्ट ज़रूर याद किया हुआ। लेकिन जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें वो 4-5 फैक्ट से काम नहीं चलता, बल्कि एक डिटेल कंसेप्ट और फैक्ट का कलेक्शन ज़रूरी होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। और आज की ये ऑडियो क्लास है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस का उद्भव, उनका विस्तार, उसका उद्देश्य, किन घटनाओं से उसका गठन हुआ और उसके सिद्धांत क्या है। यानी कि एक 15 मिनट की वीडियो में आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने वाली हूँ और साथ ही साथ बहुत आसान तरीके से फैक्ट और कंसेप्ट को मिला के बताने वाली हूँ। सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान से सुनना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है ताकि किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो आप इसका प्रॉपर आंसर राइटिंग कर पाइए। तो शुरुआत कहाँ करनी है आपको, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि जिस क्वेश्चन को पूछा गया, जिस टॉपिक से, पहले आपको उसको डिफाइन करना है, संयुक्त राष्ट्र। उसके बाद ही आप उसके क्वेश्चन के सेकंड हिस्से में आइएगा कि उसका उद्भव हुआ, उसका विस्तार हुआ, किन कारण से उद्भव हुआ, क्या उद्देश्य डिसाइड किए गए और उद्देश्य के लिए क्या सिद्धांत फॉलो किए गए। तो सबसे पहले आपको उस सिचुएशन बतानी है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की ज़रूरत महसूस की गई। क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कंडीशन जो है पूरे विश्व की बहुत ख़राब हो गई। बहुत सारे देश एकदम भयभीत हो गए थे और उसके बाद उनको एक ऐसे संगठन की ज़रूरत पड़ी जो इस युद्ध का जो संकट है ना, इसको रोक सके। राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, लेकिन राष्ट्रसंघ तो सफल हुआ नहीं। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का परिणाम और ज़्यादा विनाशकारी हो गया। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लोग वैसे ही डरे हुए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का परिणाम देखने के बाद फिर से उन लोगों को लगा कि नहीं, अब की जो हमें संस्था बनानी वो शक्तिशाली होनी चाहिए, जिसकी बातें हर कोई माने, जो कंट्रोल कर सके और विश्व में शांति स्थापित कर सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 51 राष्ट्र ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जनवरी 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किया और फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। लेकिन इतना ही फैक्ट पता होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि किसी भी इतनी बड़ी संस्था की स्थापना हुई, इंटरनेशनल संस्था है, उसकी स्थापना ऐसे अचानक से तो हो नहीं गई होगी। हम घर में भी कोई एक छोटी सी चीज़ शुरू करते हैं ना, कोई नया चीज़, तो उसके लिए पीछे एक पूरा इतिहास होता है, पीछे एक पूरी भूमिका होती है। तो यूएन की भी स्थापना के पीछे कुछ घटनाएं हुई जिसके बाद इसकी फाइनली स्थापना हो पाई। तो फैक्टर्स एंड इवेंट्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के कारण और घटनाएं क्या हैं, क्योंकि कोई भी ऐसे ये जो होता है ना, अचानक से नहीं होती, कई तरह के प्रयास किए जाते हैं इतनी बड़ी संस्था को स्थापित करने के लिए। तो इसमें पहला है आपका पॉइंट, सेंट जेम्स के महल की घोषणा, द डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस। ये हुआ था 1941 में। इसमें सेंट जेम्स के महल की घोषणा के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि 12 जून 1941 को ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका संघ, बेल्जियम, चेकोस्लाविया, यूनान, नीदरलैंड, नॉर्वे, ये सारे देश ना सेंट जेम्स के महल में एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए और इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग आपस में सहयोग करेंगे जब भी आक्रमण का खतरा होगा, ताकि विश्व में शांति स्थापित हो। अब ये बात तो इन लोग में हो गई 1941 में। उसके बाद ये लोग मिले, फिर हुआ अटलांटिक चार्टर, 1941 में ही आ गए। सेंट जेम्स के महल की घोषणा के बाद दूसरा स्टेप ये था। अब इसमें 14 अगस्त को हुआ, पहले 12 जून हुआ, फिर 14 अगस्त 1941 में। इसमें भी दो महान शक्तिशाली देश आए, एक तो ब्रिटेन और अमेरिका। इन दोनों ने मिलकर के एक विश्व संगठन की स्थापना की, आपस में बात कर ली। और फिर अटलांटिक चार्टर के तुरंत बाद लंदन में 10 देश का सम्मेलन हुआ और अटलांटिक चार्टर के सिद्धांत को सबने समर्थन दे दिया। थर्ड स्टेप आया संयुक्त राष्ट्र घोषणा, जो कि 1942 में हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत रूस के मैक्सिम लिटवोव और चीन के टीवी सुंग ने इस पर हस्ताक्षर किया और 21 राष्ट्र के प्रतिनिधि भी इस पर हस्ताक्षर किए। अब संयुक्त राष्ट्र घोषणा हो गई 1942। तो अब हम लोग चलते हैं 1943 में, मॉस्को घोषणा। ये मॉस्को घोषणा में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के प्रतिनिधियों ने मॉस्को में एक घोषणा पर हस्ताक्षर किया और कहा कि सभी राज्य जो है हम लोग क्या करेंगे, समानता के सिद्धांत पे काम करेंगे। ये नहीं कि कोई बड़ा या विकसित राज्य और कोई विकासशील राष्ट्र है। फिर मॉस्को घोषणा हो गई 43 में। उसके बाद तेहरान सम्मेलन हुआ 1943 में ही, जिसमें चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टॉलिन ने तेहरान में एकत्रित होकर के हस्ताक्षर किया और इसको तेहरान घोषणा पत्र कहते हैं, ताकि अब शांति स्थापित करने के लिए हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ाएं। इसके बाद 1944 में डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन 2 स्टेप में हुआ। पहले चरण में रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के प्रतिनिधि आए और दूसरे चरण में चीन, ब्रिटेन और अमेरिका ने भाग लिया। और ये पूरे विश्व संस्था की रचना का जो भी कार्य था, कितने पार्ट्स होंगे, कितने अंग बनेंगे, कैसे विस्तार होगा, संस्था का नाम क्या होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ डिसाइड की गई डम्बल्टन ओक्स सम्मेलन 1944 में।
देन आफ्टर याल्टा सम्मेलन हुआ 1945 में, जिसको याल्टा सम्मेलन कहा जाता है। इसमें ब्रिटेन, चर्चिल, अमेरिका से रूजवेल्ट और रूस से स्टालिन ने विदेश मंत्री भेजे और आपस में सब लोग एकत्रित हो गए और फिर भावी संस्था के लिए एक चार्टर बनाने की बात की गई। चार्टर की भी बात हो गई तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ 1945 में और फाइनली इस पर क्या हो गया, हस्ताक्षर हो गया और क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। अब भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई, लेकिन सिर्फ स्थापना ही क्या काफ़ी था? बिल्कुल भी नहीं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य क्या थे और क्या क्या उस पर लिए सिद्धांत बनाए गए थे, यानी पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। बिना उद्देश्य के लिए तो कोई संस्था गठित की नहीं जाएगी। तो अब तक आपको पता है कि राष्ट्रसंघ की विफलता और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का जो भी परिणाम हुआ, उन सब को देख करके जब संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया तो उसी के अकॉर्डिंग संयुक्त राष्ट्र का एक चार्टर बनाया गया कि हमारा उद्देश्य क्या क्या है। उस चार्टर में लिखा गया अनुच्छेदों के द्वारा, जैसे कि हमारा संविधान लिखा गया। इसमें सबसे पहला मोटिव डिसाइड किया गया टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ये अब तक मुझे लगता है बाकी की क्लासेस देख के आप बिल्कुल रट गए होंगे कि अनुच्छेद 1 में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना और सुरक्षा बनाए रखना मेन उद्देश्य था और इसके लिए प्रयास करना ही इनका क्या है, सिद्धांत है या उद्देश्य है। मतलब प्राथमिक दायित्व क्या दिया गया, शांति और सुरक्षा, और ये दायित्व किसको दिया गया? ऑब्वियस है, सुरक्षा परिषद को दिया गया। फिर दूसरा सिद्धांत, दूसरा उद्देश्य था राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध। भाई शांति कब स्थापित होगी? जब आपस में संबंध अच्छा होगा, और आपस में लड़ते रहेंगे तो शांति स्थापित हो ही नहीं पाएगी। यानी कि दूसरा उद्देश्य क्या हुआ शांति से रिलेटेड, कि आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध रहेगा ना, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन अमॉन्ग नेशंस। इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 1 में ही पैरा 2 में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि हम लोग मैत्रीपूर्ण संबंध का विकास करेंगे, इसके लिए संधि करेंगे, सम्मेलन करेंगे, और इसमें आत्मनिर्णय का सिद्धांत को ऐड किया गया। अब ये आत्मनिर्णय का सिद्धांत क्या था, इसको बेसिकली संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना की गई तो उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए एक आत्मनिर्णय का सिद्धांत इसमें ऐड किया गया और आत्मनिर्णय को अंतर्राष्ट्रीय विधि में स्थापित सिद्धांत के रूप में मान्यता भी दी गई। अब लेकिन इस शब्द का अर्थ ना तो चार्टर में दिया गया, ना ही महासभा में जो संकल्प लिया गया उसमें दिया गया, लेकिन आत्मनिर्णय वर्ड है। आत्मनिर्णय का बेसिकली मतलब है केवल स्वतंत्र राज्य से है। आत्मनिर्णय के सिद्धांत के दो पहलू बताए गए, एक तो बाह्य और दूसरा आंतरिक, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब बाह्य पहलू का परिणाम क्या हुआ कि राष्ट्र के व्यक्ति अपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति को स्वयं या तो अलग अलग करके स्वतंत्र राज्यों के निर्माण द्वारा निर्धारित करेंगे, और अंदर का क्या हुआ, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र जो है वो उनके अधिकार को मान्यता देता है। तो आत्मनिर्णय का सिद्धांत किसके लिए है? उपनिवेशीय देशों के लिए लागू होता है। जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ ऐसे राज्य क्षेत्र थे जो भारत की स्वतंत्रता के समय भी विदेशी शक्ति के अधीन थे। चंदरनगर शहर, पौंडीचेरी, कारिकाल, माही, यनम, ये सब फ्रांस के नियंत्रण में थे। गोवा, दमन दीव, दादर, नगर हवेली, ये सब विदेशी अंतर क्षेत्र थे जो पुर्तगाल के नियंत्रण में थे। अब इन राज्य क्षेत्र के व्यक्तियों को आत्मनिर्णय का अधिकार उस समय दिया गया था जब ये संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों के शासन से स्वतंत्र हुए। इसलिए आत्मनिर्णय का सिद्धांत ऐड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा उद्देश्य क्या है? तो तीसरा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याओं के निवारण के लिए प्राप्त करना। ये भी अनुच्छेद 1 में ही दिया हुआ है, पैरा 3 में दिया है, और इसमें पैरा 3 में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय समस्याओं का निवारण करेगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उसके लिए जो भी ज़रूरत होगा वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करेगी, बिना किसी भाषा, धर्म, लिंग, जाति का भेदभाव किए। मानवीय अधिकार, बेसिकली ह्यूमन राइट्स सबको देने के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए ये क्लॉज ऐड किया गया इस अपने उद्देश्य में। और चौथा था सदस्य राष्ट्र के कार्यों में समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र को केंद्र बनाया जाएगा। सेंटर क्या होगा पावर का? वो यूएन होगा। ये चौथा और अंतिम उद्देश्य इसमें डिसाइड किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रों में आपस में सेंट्रल की भूमिका निभाएगा। अब उद्देश्य निर्धारित कर दिया गया, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सिद्धांत क्या होंगे, प्रिंसिपल्स कौन से फॉलो होंगे। जैसे हमने एग्जाम में उद्देश्य निर्धारित किया कि हमें एग्जाम में टॉप करना है, लेकिन उस टॉप करने के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, सिद्धांत क्या होगा? रात दिन मेहनत करना, चीटिंग करना, या क्वेश्चंस जो हैं वो लीक हो जाए और हमें कहीं से मिल जाए। अलग अलग तरह से हम अपना अपना सिद्धांत फॉलो करते हैं। उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्या थे? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय ही उसका चार्टर जो बनाया गया उसी में उसके सिद्धांत भी बताया गया। पहला सिद्धांत क्या था कि प्रभुत्व संपन्न समानता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वलिटी। समानता से आप समझ गए होंगे कि सारे देश जो है वो इक्वल हैं, सदस्यों को इक्वलिटी दी जाएगी। और सुरक्षा परिषद, बस सिर्फ इसको कंट्रोल करने के लिए क्या गया कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर दी गई। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होगी, मतदान की वो होगी, तो वीटो पावर का इस्तेमाल ये लोग कर पाएंगे निर्णय देने के लिए। दूसरा सिद्धांत है कि बाध्यताओं के पालन का सिद्धांत। ये अनुच्छेद 2 के पैरा 2 में दिया गया है
कि इसमें बाध्यताओं का पालन का सिद्धांत का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को कुछ कार्य अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकार और कर्तव्य का पालन करते हुए यदि कोई उनसे उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है तो उसका वो पालन करेंगे। ये उनके लिए बाध्य है, ये नहीं कि मन किया तो किए, नहीं किया तो नहीं किया, तो फिर राष्ट्रसंघ वाला हाल हो जाएगा। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवाद का शांतिपूर्ण निपटारा करने का सिद्धांत। ये कोशिश की जाएगी कि जो भी विवाद हो उसको शांतिपूर्ण निपटारा किया जाए और न्याय व्यवस्था को ध्यान में रखा जाए। चौथा है बल प्रयोग ना करने का सिद्धांत। ये भी अनुच्छेद 2 में ही पैरा 4 में दिया गया है कि सभी सदस्य ये कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता बनी रहे और एक दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग ना करें। पांचवा है संयुक्त राष्ट्र को सहायता देने का सिद्धांत। ये भी अनुच्छेद 2 के पैरा 5 में दिया गया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी भी तरह की सहायता की जरूरत पड़ेगी तो सदस्य देश जो हैं वो उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसकी सहायता करेंगे। छठा है गैर सदस्य राज्य के लिए अलग सिद्धांत है जो पैरा 6 में दिया गया है। उनका काम भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और वो भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है तो भी इस सिद्धांत के अनुसार ही कार्य करेंगे। इसके बाद है राज्य के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप ना करने का सिद्धांत। अगर बार बार आपके मामलों में कोई हस्तक्षेप करे तो आपके में वाद विवाद होगा ही। शुरू में आप कोशिश करिएगा शांति से निपट जाए, जब शांति से नहीं निपटेगा तो आपस में फिर बल का प्रयोग हो जाएगा। इसलिए सबसे बेसिक चीज़ ही प्रिंसिपल में डाल दी गई कि जब हम इंटरनल मामले में हस्तक्षेप करेंगे ही नहीं तो क्यों वाद विवाद होगा। तो ये ज़रूरी किया गया कि किसी राज्य के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप किसी भी सदस्य को नहीं करना है जब तक कि वो सदस्य आपसे हेल्प ना मांगे। और राज्य की आंतरिक अधिकारिता में हस्तक्षेप ना करने का सिद्धांत नया नहीं है, राष्ट्रसंघ की संविधा में भी कहा गया था, लेकिन कई मामलों में राष्ट्रसंघ ने हस्तक्षेप किया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में सोमालिया के आंतरिक मामले में उस समय हस्तक्षेप किया जब संयुक्त सोमाली कांग्रेस और सोमालिया की अंतरिम सरकार की सेना और अन्य गुट जो है सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में भयंकर लड़ाई चल रही थी। तब इंटरफेयर करना पड़ा जब देखा गया कि ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है और वापस से बल का प्रयोग हो रहा है, तो फिर तो संयुक्त राष्ट्र इंटरफेयर करेगा ही, लेकिन इंटरनल जब तक है मामला तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस प्रकार से अब आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है कि संयुक्त राष्ट्र के जो इतने साल की उपलब्धियां हैं उसमें आप लिख सकते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध का निवारण किया गया, जिस तरह से 2 विश्व युद्ध हुआ ना उस तरह से तीसरे विश्व युद्ध का निवारण किया, मानवाधिकारों को संरक्षण किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने, उपनिवेशवाद की समाप्ति करने में मदद की, विश्व में सार्वभौमिकता स्थापित की, संधियों का निर्माण अब आसान हो गया और संधियों को फॉलो करना हर देश के लिए कंपलसरी हो गया। तीसरी पीढ़ी के लिए हमने एक नई विचारधारा दे दी जिसमें था निशस्त्रीकरण, परमाणु प्रयोग ना हो, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास अब सभी विश्व के सभी देशों के लिए संभव हुआ, जनसंख्या का नियंत्रण हुआ, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे पूरे विश्व का एक मुद्दा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए सभी लोग सम्मान की नज़र से देखने लगे, यूएन की स्थापना के बाद महिलाओं में भेदभाव की समाप्ति की गई, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि हुई। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों से पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य डिसाइड किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो सिद्धांत बनाए गए वो सफल रहे, क्योंकि उसकी सफलता हमें विश्व के कई देशों में आज भी दिख सकती है, दिख जाती है। आप संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां लेटेस्ट तक लिख करके अगर कंक्लूड करते हैं ना तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब आपको इसमें कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया हो तो करना क्या, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आपको क्वेश्चन पूछ लेना है। आपका क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में अभी कितने सदस्य हैं, नीचे संख्या और उस देश का नाम बताइए। ये आपके लिए होमवर्क है। और सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसका फ़ायदा क्या होना है कि आपको सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। वैसे इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बाकी क्वेश्चन सेकंड सेमेस्टर एलएलबी के हिंदी माध्यम में सारे आंसर चैनल के प्लेलिस्ट पर है, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो में नीचे। वो आप या तो चैनल पे जाके विजिट करके देख लीजिए, आपकी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सिर्फ उसको ध्यान से सुनिए, स्ट्रक्चर बनाइए और फिर रिवीजन करिए, तो आपको किताबों की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने 2 से 3 किताबें और बैक ईयर क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपके लिए आंसर तैयार किया है, ताकि आपका समय बचे और आप कम समय में एक बेहतर तैयारी कर पाइए।